देखिए, हमारे सामने जो है लिपि के खत्म होने का खतरा है। और वो जो लिपि है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। हमने पहले ब्राह्मी को खोया, ब्राह्मी लिपि हम नहीं पढ़ पाते। खरोष्टी थी, उसको नहीं पढ़ पाते। तो अशोक के जो स्तंभों पर जो लिखा गया है, वो हम अभी तक नहीं पढ़ पाए। सिंधु घाटी की सभ्यता के हमारे पास कुछ हैं प्रतीक, लेकिन हम उसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए। तो लिपि के खत्म होने से एक पूरी सभ्यता का अंत हम देख रहे हैं। ये हुआ है अभी मुजफ्फरनगर के उधर आस जो उन्होंने खुदाई की है, वहाँ पर रेखागढ़ी में, वहाँ पर स्केलेटन मिला है पूरा 10 फीट का, महाभारत कालीन, और एक चैरियट पूरा मिला है। तो वो जो हमारे इतिहास वाले हैं, पुरातत्व वाले, वो उन्होंने खनन किया, तो वो सारी चीज़ें हमें मिली हैं। वो मिल तो गई हैं, लेकिन अगर हम अपनी देवनागरी लिपि भी खो देंगे तो हमारे महाभारत का महत्व रहेगा? क्या महत्व रह जाएगा? या रामायण का हमारा क्या महत्व रह जाएगा? अगर हमारी अगली पीढ़ियाँ ये हमारी देवनागरी लिपि नहीं पढ़ पाएंगी, तो संस्कृत तो हम लगभग बहुत कम लोग जानते हैं आज भी, लेकिन लिपि भी भूल जाएंगे तो जो भाषा में हम बात कर रहे हैं हिंदी में, उसके लिए भी एक खतरा है। तो लिपियों का इतिहास ये बड़ा विचित्र इतिहास है ना? जी दोस्तों, आप हैं प्रोफ़ेसर हरींद्र असवाल जी। आप जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में हिंदी के प्रोफ़ेसर हैं पिछले 28 सालों से, और शिक्षण में लगभग 40 साल आपको हो चुके हैं। और आज हम, जैसा कि आप सुन रहे हैं, आज हम लिपियों पर बात करने वाले हैं कि कैसे जो देवनागरी लिपि है, वो हमारी जो जेन जी है, हमारी जो जेन अल्फ़ा है, जो नई जनरेशन्स आ रही हैं, वो लगातार रोमन लिखकर उसको एक तरह से रिप्लेस कर रही हैं। तो इस बढ़ते खतरे, ये कितना खतरा है हमारी हिंदी लिपि के लिए, हमारी पूरी सभ्यता, हमारी पूरी ज्ञान परंपरा के लिए, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में। सर, पहला सवाल तो मैं थोड़ा सा ये करना चाहूँगी कि कैसा आपको आज यहाँ पे लग रहा है विश्वविद्यालय में आकर? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं नाम सुना था, लेकिन जब आज आया अंदर तो मुझे लगा कि ये तो विश्वविद्यालय जैसे हमारे यहाँ कहते थे ना पुराने समय में, कि एकांत में होना चाहिए, अरण्य में होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। तो जो शांति होनी चाहिए वो जरूरी है। सबसे पहली चीज है शांति। मैं बच्चों को कहता हूँ कि पढ़ना सबसे आसान काम है, लेकिन पढ़ने के लिए बैठना सबसे मुश्किल है। जो सिटिंग बना लेगा वो पढ़ लेगा, क्योंकि अट्रैक्शन इतना है, टेम्पटेशन इतना है, प्रलोभन इतने हैं कि तभी तक फोन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो वो आपको बैठने नहीं देते। बिल्कुल। अभी तो सर नया आंकड़ा है, 6 सेकंड है टाइम स्पेन आपका। हाँ, इस पे मैं कहता हूँ, मैं अपने जहाँ भी जाता हूँ, कहीं स्कूलों में, कॉलेजेस में, कहीं लेक्चर देने जाता हूँ, तो उनसे यही कहता हूँ कि पढ़ना दुनिया में सबसे आसान काम है, कुछ नहीं करना उसके लिए। जैसे आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके माँ बाप कहते हैं अरे पढ़ रहा है, हो शोर ना हो, पानी दो, टाइम से इसकी वो करो, तो सब उसकी सेवा में लग जाते हैं, है ना? अच्छा, कितना आसान है। और काम के लिए तो मेहनत करनी है, कुदाल उठानी है, ये करना है, दौड़ना है, भागना। पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन पढ़ने के लिए बैठना, यही तो मुश्किल है। साधना ही तो मुश्किल है। ईश्वर तो मिल जाए, पर साधना तो हो। क्या बात है। और जहां से बैठ गए तो समझे कि फिर, फिर तो साधना के जब जैसे बैठना, पहली स्थिति है साधना का बैठना। बैठने में भी देखो, हमारे यहाँ जो हठ योग है उसमें 6 वो है ना चक्र, वो क्या है? पहला बैठना, जो हमारी रज्जु है सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र में क्या है? काम और मलमूत्र। आपने पहले उसको करना। छोटा बच्चा देखा होगा, तो बैठा पढ़ाने बैठा, वो कहेगा मुझे सुसु आ रहा है, उठ जाएगा। तो इसको जीतना पहले। जब वो आप उस पर कमांड कर लेंगे, फिर आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। अच्छा। तब वो आती है नाभि चक्र पर। नाभि चक्र में क्या है? भूख और प्यास, वो भी जीतना होगा। भूख और प्यास जीतोगे तब आओगे हृदय चक्र। हृदय चक्र में क्या भावनाएं हैं, उनको जीतना होगा। वो जीत ली, तब है कंठ चक्र, वाणी है, किसी को कठोर बोलना, किसी को मीठा बोलना, ये करना, तो उसको जीतना, वाणी पर संयम, वो जीत लिया। तब आता है हमारा ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, जिह्वा, घ्राण, आंख, कान, स्पर्श, ये 5 हमारे पास, इनको जीतना। तब आता है त्रिकूट, जिसको हम ये माथे पर
ओह! जहाँ बिंदी लगाते हैं। हुँ। ध्यान यहीं लगाते हैं हम। आपने देखा जब ध्यान में बैठते हैं तो आप या तो अपनी नाक की सीध में देखेंगे तो आँखें हुँ। आपकी उलट सी जाएँगी। जो मुद्रा में बैठे होते हैं साधु, हुँ। उनकी आँखें यूँ मिलेंगी आधी सफ़ेद आधी काली ऊपर को। तो ध्यान मुद्रा यही है, त्रिकोण। जब यहाँ जीत लिया तब आप जाते हैं ब्रह्मांड, गगनमंडल। वहाँ क्या है? आनंद ही आनंद है। ओह! ये साधना की भी यही स्थितियाँ हैं, क्या पढ़ने सारी की भी यही यही स्थितियाँ। स्थिति है। हाँ। तो आपका कहना है कि विश्वविद्यालय बड़ी सुकून और हाँ, शांत बहुत जगह पे सुकून। है? हाँ, जी, और बहुत काफ़ी सुकून। बदला हुआ आपको लग रहा और है? मैं जब पहले आया था तो मुझे लगा था यार क्या उजाड़ पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी जगह है, कुछ हो हुँ। नहीं रहा है। हुँ। यहाँ आज जब आज जैसे ही अंदर घुसा, मैंने कहा कुछ हो रहा है यहाँ तो इसका मतलब। हुँ। तो देखा काम चल रहा है, फूल लग रहे हैं, पानी चल रहा है। तो मुझे पहला ही वो लगा कि हाँ, होने लगा है इसका ये उत्कर्ष का समय आ गया। हुँ, हुँ, हुँ। विश्वविद्यालय में एक नई रौनक, हुँ। नई चेतना, नई लहर। वो आप देखेंगे कहीं भी जाएँगे तो एक सामान्य ज़मीन पर जाने से हुँ। और एक शिक्षण संस्थान में जाने से हुँ। आपको एक अलग तरह की वाइब्रेशन मिलेगी, वाइब्स आती हैं। है ना? हुँ। एक नई तरह की एक उत्साह, एक नयापन। हुँ। तो वो जैसे अंदर घुसा मुझे लगा आहा! हुँ। ये अब कुछ हो रहा है। क्या बात है। जी, तो बहुत शुक्रिया सर उसके लिए और तो अब हम आते हैं सर कि जो लिपियों के खतरे आपने हाँ। बताए, लगातार जब हमारे रेडियो में भी इंटर्नशिप करने के लिए जर्नलिज्म के हाँ, स्टूडेंट आते हैं, हाँ, तो पहले-पहले तो समझ नहीं आया कि ये शायद इंग्लिश लिख रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन बाद में जब हमने उनको स्क्रिप्ट लिखने के लिए दी हाँ, और देखा कि ये तो रोमन लिखा जा रहा हाँ, है हाँ, और पता चला कि वो तो ऐसे ही लिखते हैं। हाँ, वो ऐसे ही हिंदी लिखते तो हैं। उन्होंने लिखी ही नहीं। वो हिंदी के पीरियड में मजबूरी में हिंदी लिखी होगी, उसके अलावा वो हिंदी नहीं लिखते हैं। तो क्या सर इसको आप बड़ा खतरा बता रहे हैं कि अगली ये जनरेशन में ये हाँ, गायब हो रहा ये है? बड़ा खतरा है। हुँ। जैसे मैंने कहा जैसे हमने ब्राह्मी खोई, हुँ। खरोष्टी खोई, कहीं ऐसा ना हो कि हम देवनागरी लिपि भी खो दें। हुँ। क्योंकि जो नई जनरेशन है वो लिख रही है रोमन में, हुँ। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी का यूज़ कर रहा है। तो फिर हमारे जो शब्द हैं, आप देखोगे कि जैसे हमारे यहाँ हिंदी के जो शब्द हैं या संस्कृत के जो अड़ावेल पर्वत श्रेणी थी, हुँ। ओह! जिसको जिसको हमने अच्छा, अरावली कर दिया, अच्छा। क्योंकि अड़ो ध्वनि नहीं है उनके पास। ओह! तो ये अड़ावेल पर्वत श्रेणी है। इसका ज़िक्र कौन करता है? लोगों को पता नहीं होगा। भूषण ने अपनी कविता में इसका ज़िक्र किया है अच्छा। कि अड़ावेल पर्वत श्रेणी का। ओह! तो हम अपनी अड़ावेल पर्वत श्रेणी को जो अड़ा हुआ है, अड़ाबेल की तरह है पर अड़ा ओह! हुआ है। ओह! समझ रहे हो ना इसका अर्थ? बिल्कुल, अरावली से क्या बिल्कुल। फ़ायदा? क्या क्या हाँ, मिलेगा हमें? थोड़ा खूबसूरत लग रहा है अरावली लेकिन हाँ, खूबसूरत लग रहा है अरावली, हाँ, लेकिन हाँ। खूबसूरती उसके अड़े होने में है। हुँ। अड़ाबेल की तरह अड़ा हुआ है, क्योंकि जो पश्चिम हुँ। की तूफ़ानी हवाएँ रोकता है ना वो, ओहो! अगर वो नहीं होंगे अभी तो आपने देखा होगा अभी तो सुप्रीम कोर्ट में अभी वो तो गया, संकट में है बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने कहा 100 मीटर तक की जो हुँ। है उसको तोड़ सकते हो। लोगों ने हुँ। फिर विरोध किया, फिर वो हुँ। रुका। क्यों? क्योंकि पश्चिम की जो गर्म हवाएँ आती हैं, वो उनसे टकराती हैं और ऊपर उठती हैं और अच्छा, तब हिमालय पे तो बरसती हैं यहाँ। अच्छा। अगर हम उस साइकिल को तोड़ देंगे, तो फिर तो पूरा उसके रेगिस्तान हो जाएगा। उसका हाँ, फिर उस शब्द के मायने ही अब बदल मायने भी गए। खत्म हो गया, रेगिस्तान हो जाएगा। वो हवाएँ हुँ। तो यूँ ही निकल जाएँगी फिर। हुँ। कहाँ से वो होंगी फिर? बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को हमारे उन शब्दों में, उस लिपि में छिपी हुई हुँ। है ना? तो एक उदाहरण मैंने दिया मतलब कि एक संस्कृति उस इतिहास बोध में ही जुड़ी है। हुँ। हम उसके इंटरप्रिटेशन अपने समय के अनुरूप करते रहते हैं, हुँ। लेकिन वो पूरा इतिहास उसके पीछे है। तो ऐसे ही अगर हम अपने लिपि को खो देंगे और इस अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स के आधार पे हुँ। चलेंगे, हुँ। तो एक दिन हमें अपने जो कालिदास है, अपने जो वेद हैं, हुँ। जो उपनिषद हैं, है ना? जो हमारी भारतीय ज्ञान गंगा है जिसको हम कहते हैं, हुँ। उस ज्ञान गंगा से भी हाथ धोने पड़ जाएँगे। क्योंकि तब हम किसको पढ़ेंगे? हुँ। तब हम पढ़ेंगे शेक्सपियर को, हुँ। मिल्टन को। हम महाभारत नहीं पढ़ेंगे, हम अपने पुराणों को नहीं पढ़ेंगे, हम अपने उपनिषदों को नहीं पढ़ेंगे। हमारे हमारे जो तमाम ग्रंथ हैं और तरह के, कई बार क्या होता है कि लोग आजकल एक शब्द चल रहा है डिबेट के लिए, वाद-विवाद। हुँ। अब कई बार एक सवाल उठाया उन्होंने कि विवाद क्यों? ये तो ठीक नहीं है, हुँ। अच्छा। है ना? डिबेट के लिए वाद-विवाद, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं, विवाद तो झगड़ा होता है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तर्कशास्त्र था हुँ। और शास्त्रार्थ होता था। हुँ। शास्त्रार्थ से ही हम किसी निर्णय पे पहुँचते थे। ये वाद-विवाद नहीं है। ये है कि एक तरह से
तर्क वितर्क करके किसी नतीजे पर पहुंचना। और हमारी पूरी परंपरा है इसमें। हमारे जो 6 दर्शन हैं आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन हैं, है ना। उन 6 दर्शनों में तुम देखोगे कि आस्तिक होने का मतलब ये नहीं कि वो भगवान को मानते हैं। आस्तिक होने का मतलब है जो वेदों को मानते हैं, और नास्तिक होने का मतलब है जो वेदों को नहीं मानते हैं। भगवान तो वो भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, लेकिन हम जनरली लोग ये सोचते हैं कि आस्तिक का मतलब है जो भगवान को मानते हैं, और नास्तिक का मतलब है जो भगवान को नहीं मानते। तो उस हिसाब से तो जैन और बौद्ध तो मानते हैं, तो नास्तिक कहाँ से हो गए? लेकिन ऐसा विभाजन नहीं है। विभाजन ऐसा है कि जो हमारे वेदों को आप तो वाक्य मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो नहीं मानते वो नास्तिक हैं। और जो शास्त्रार्थ की हमारी परंपरा है, ये जो कहते हैं जो चारवाक का जो दर्शन है, वो कहते हैं गुरु बृहस्पति का दर्शन है। और गुरु बृहस्पति को हम देवताओं के गुरु हैं, तो उन्होंने ऐसा दर्शन क्यों दिया? उस दर्शन की ज्यादा रचनाएं मिलती नहीं है, 10 कारिकाएं मिलती हैं संस्कृत में चारवाक दर्शन के। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घटम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। 10 कारिकाएं हैं। और रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जब राम चले जाते हैं वनवास को और राजा दशरथ मर गए, तो फिर गुरु वशिष्ठ और उनके साथ और गुरु भी राम को लेने जाते हैं वापस। तो समझाते हैं कि भाई अब पिताजी तो खत्म हो गए, चलो वापस करो, तो नहीं मानते। तो वहां एक और चारवाक दर्शन भौतिकवादी ऋषि है, जाबाली, उनका नाम है जाबाली। तो वो भौतिकवादी ऋषि है, वो भी राजा दशरथ के दरबार में है। तो वो राम से कहते हैं तुम्हारे पिता ने वचन दिया था, अब वो वचन देने वाला मर गया, अब तुम क्यों, अब छोड़ो, बात खत्म होगी, चलो वापस, ऐसे समझाते हैं और कुछ बोलते हैं ऐसे ही। तो राम को बहुत गुस्सा आता है उस पर। वो कहते हैं कि देखो, आप मेरे पिता के दरबार में थे और आपने ऐसी बात की, मेरे दरबार में होते तो मैं तुम्हें दरबार से बाहर फेंक देता, ये बात कहने के लिए। तो फिर ऋषि वशिष्ठ जो है उनको समझाते हैं कि देखो, कहने के ढंग है, तुम सीधे नहीं माने तो टेढ़े ढंग से समझा रहे हैं, इसलिए ये इनका कहने का उद्देश्य ये नहीं है। तो वो हम ये कह रहे हैं कि हम अपने दर्शनों को भी क्या करेंगे, अपनी लिपि के खोने के साथ अपना सारा जो ज्ञान है, चाहे ब्रह्म विद्या को हो, आत्मज्ञान को हो, चाहे हमारा पारंपरिक ज्ञान को हो, जो हमारे शास्त्र को हो, वो तो सब संस्कृत में, देवनागरी लिपि में है ना। तो जब लिपि खत्म हो जाएगी तो कौन पढ़ेगा उनको? नई पीढ़ी तो सब रोमन में लिख रही है जी। वो अल्फाबेट अंग्रेजी के लिख रहे हैं। सर कई बार हमें लगता है कि कोई खतरे हैं, लेकिन क्या मतलब भारत आज भी गाँव का देश है, भारत आज भी हिंदी और तमाम सारी बोलियों से ही जिंदा है। अब रूपर्ट मर्डोक को देखिए भाई, स्टार चैनल तक उसको हिंदी में लाना पड़ा, तो आप इतना इजीली हिंदी को तो खत्म नहीं कर सकते हैं। नहीं, हिंदी नहीं खत्म होगी। हाँ, अच्छा, लिपि खत्म होगी। मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रही हूँ। हाँ, लिपि के खत्म होने का खतरा है। ओके, तो क्योंकि नई जनरेशन जो थोड़ा सा भी समृद्ध है, इवन प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये भी अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं। यही तो, और प्राइवेट स्कूल में जाते ही आप फिर वहाँ पूरा अंग्रेजी का जो माहौल है, आप उसमें रम जाते हैं। और अशुद्धियां, हम अभी तक रोना रोते थे कि बच्चे बहुत अशुद्धियां करते हैं हिंदी में, लेकिन अब तो ये पूरा ही स्क्रिप्ट आपने अंग्रेजी में, रोमन में लिखना शुरू कर दिया है। तो ये मतलब बड़ा खतरा आप इसको देख रहे हैं। ये बड़ा खतरा है। आप देखेंगे जो ये प्राइवेट स्कूल जो हैं, पब्लिक स्कूल जिनको हम कहते हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, ये कब से शुरू हुए हमारे यहाँ? ये मेकाले की एजुकेशन पॉलिसी है। मेकाले जो है 1835 में यहाँ आया, और 1835 से 1843 में वो इंग्लैंड जाता है, लॉर्ड मेकाले, और वो यहाँ का अध्ययन करता है। वो कहता है इस देश में मुझे कोई गंवार नहीं मिला, सब एक से एक पढ़े लिखे, अनपढ़ भी अनपढ़ नहीं कह सकते हम उसको, इतनी सांस्कृतिक समृद्धि है। तो वो ये कहता है कि मैं वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड में स्पीच है उसकी, अच्छा, 1843 के सितंबर अक्टूबर में, अच्छा, वहाँ वो कहता है कि इस देश को हम कभी गुलाम नहीं बना सकते, इतनी रिच परंपरा इनकी है ज्ञान की। और उसको फिर भेजते हैं 1853 में यहाँ एजुकेशन पॉलिसी पर काम करने के लिए, और वो फिर अपनी एजुकेशन पॉलिसी बनाता है। और सबसे पहला काम क्या करता है? वो पहला काम करता है कि यहाँ के जो संस्कृत
विद्यालय हैं, हम्म, गुरुकुल हैं, हम्म, इनकी डिग्री न मानी जाए कहीं भी, ओह, ठीक। अच्छा, और मदरसों की डिग्री भी न मानी जाए, अच्छा, तो कॉन्वेंट स्कूल खोले, हम्म, केवल उन्हीं को पढ़ा लिखा माना जाए, हम्म, उन्हीं को आजीविका से जोड़ा जाए, और वहां से ये सारा सिस्टम बदल गया कि जब डिग्री उनकी मानी जाएगी, हमारे गुरुकुल तो खत्म हो जाएंगे, तो लोगों ने वहां पढ़ना शुरू किया, वहां पढ़े, और हमारी शिक्षा जो है धीरे धीरे गुरुकुलों की खत्म होती चली गई। तो ये एक सोचा समझा एक तरह से निर्णय था उस ब्रिटिश हुकूमत का। हमने अपने आज़ाद होने के बाद अपनी शिक्षा उस पर उस तरह से बुनियादी काम नहीं किया, बल्कि बुनियादी काम मैं तो कहता हूँ कि हमने कोई बुनियादी काम, चाहे अंग्रेजों ने सारे लैंड सर्वे उन्होंने करवाए, है ना, लैंग्वेज के सर्वे उन्होंने करवाए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रियर्सन ने इतना सारा किया, ये क्यों किया? या ये जो भारत सर्वेक्षण उसका क्या, जो हमारा एक पूरा संस्थान ही है जो सर्वे ऑफ इंडिया, ये उन्होंने किया। तो उन्होंने क्यों किया था ये? क्या वो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते थे? नहीं, उनका काम था कि यहाँ का अध्ययन करने के बाद यहाँ के रिसोर्सेस का पता करना, कि वो रिसोर्स क्या, कौन सी जगह कौन सा रिसोर्स है, उसको कैसे हम मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करें और अपने लिए ले जाएं। ये उन्होंने इस तरह से किया था। लेकिन अध्ययन किया उन्होंने, लिंग्विस्टिक सर्वे जो है उसके बाद हुआ ही नहीं कभी, जो ग्रियर्सन का जो लिंग्विस्टिक सर्वे है। अच्छा, अभी गणेशी देवी वाला हुआ है जो उसमें भाषाओं में खतरे बताए गए हैं। किसमें? गणेशी देवी के नेतृत्व में जो हुआ, ये बहुत छोटे लेवल पे है। तुम देखो कि एक अरुणाचल में कभी 90 बोलियां बोली जाती थी, हेवन ऑफ डायलेक्ट्स कहते थे अरुणाचल को। अब वहाँ कौन है, भाषा कौन सी है उनकी? अब हिंदी। अरुणाचल की राजभाषा भी वही है, राष्ट्रभाषा भी वही है, और संपर्क भाषा भी वही है। वो अकेला स्टेट है। अच्छा। जबकि उनके पास 90 से ज्यादा बोलियां थी, तो खत्म हुई। तो बोलियां तो ऐसे धीरे धीरे फिर वो हो जाएंगी, एलिमेंट। तो इसको हम कहते हैं कि भाषा की जो हेजेमनी है, वर्चस्ववादी भावना है। इसीलिए तो जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती है, तो दक्षिण भारत के लोग क्यों विरोध करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि इनका वर्चस्व होगा, भाषा का वर्चस्व रहेगा। जैसे अंग्रेजी का वर्चस्व रहा, अभी तक है। जो अंग्रेजी अच्छा बोल लेता, अच्छा जान लेता, तो विद्वान होता है ना। हिंदी संस्कृत वाला तो सारे कुछ वही होता है। ये हमारी राजनीति जानती है, राजनीतिक लोग अच्छे से जानते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा था इस देश में प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो हिंदी जानता होगा। तो सर हम लोग फिर से लिपियों पे लौटते हैं। हाँ। इसका कुछ समाधान आप सुझाइए कि क्या हो, कहाँ पे नहीं, अब कहाँ पे गैप है? देखो, हाँ। कई बार क्या होता है, हाँ। कि आप धारा को बदल नहीं सकते, नदी को मोड़ नहीं सकते आप, और उस मोड़ने के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम की जरूरत है कि आप अपने स्कूलिंग ठीक करें पहले, वो कॉन्वेंट स्कूल का कल्चर खत्म करें। आप अपनी भाषा में पढ़ाना, हमने कहा तो है कि मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मातृभाषा में पढ़ाने के बाद असल महत्व तो हम उसी को देते हैं, अंग्रेजी को देते हैं। तो फिर कैसे होगा? तो जब तक हम अपनी मातृभाषा में तमाम ज्ञान विज्ञान की शिक्षाएं और उसके साथ साथ उनके आजीविका के साधन उससे नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये नहीं होगा। और आजीविका के साधन जुड़ गए हैं अंग्रेजी से, व्यापारिक भाषा है ना, है तो 4% लोग बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले देखो, एक तरह से मैंडलिन को मानते हैं, चाइनीज को, उनके सबसे ज्यादा बोलने वाले उसके हैं। और उसके बाद हिंदी को मानते हैं कि करीब जो सर्वे है 11 या 2 का, तीसरे नंबर पे शायद हिंदी है या दूसरे नंबर पे? नहीं, दूसरे नंबर पे हो गए। अच्छा। करीब 93 करोड़ लोग हिंदी बोलने वाले हैं, और आज ज्यादा हैं। हिंदी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चैनल देखो तुम, ये भी किस एक तरह का विरोधाभास है। विरोधाभास है। हिंदी बढ़ रही है लेकिन देवनागरी लिपि सिकुड़ रही है। अब ये जो सिकुड़न और फैलाव है, इसको हम कैसे इसको संतुलित करें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कि पढ़ाई तो जा रही है, 180-66 यूनिवर्सिटीज में हिंदी विदेशों में पढ़ाई जा रही है ना। तो वहाँ तो विदेशों में तो खैर लिपि भी वही इस्तेमाल हो रही है। हाँ, लिपि भी वही इस्तेमाल, पर हम अपनी यहाँ क्यों खत्म कर रहे हैं? हमारे नए बच्चे, हम एप्लीकेशन लिखने वो नहीं लिख सकते हिंदी में, वो अंग्रेजी में भी नहीं लिख सकते, वो रोमन में लिख रहे हैं।
ये भी सवाल एक सर उठ रहा है दिमाग में कि जो ये कॉन्वेंट पीढ़ी है, हाँ ये आखिर कल के दिन जाके क्या कंट्रीब्यूशन दे रही है देश के लिए? क्या ये कोई किताबें पढ़ने वाली उस तरह की ज्ञानवान कोई पांडित्य वाली पीढ़ी बन रही है, या ये कॉर्पोरेट में जॉब करने वाली एक तरह से मतलब कॉर्पोरेट की सेवा वाली किस्म की ही पीढ़ी बन रही है? तो क्या ही हो जाएगा अगर उसको ना हाँ भी आए लिपि, तो क्या ऐसा भी हम हाँ, कहें? ये तो संकट तो है ही। देखो, हाँ, जब कॉन्वेंट स्कूल खुले थे हाँ। तो कौन बने? बाबू। उन्होंने क्या बनाया? ऑफिसर थोड़ी बनाए थे उन्होंने हमारे। कलर्क अंग्रेजों ने बनाए, हमारे क्या बनाए? कलर्क बनाए, बाबू क्लर्क बनाए। बनाए। बाबू शब्द को कहते हैं कि वो क्योंकि कलकत्ता में हुँ, शुरुआत हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 में। हुँ, तो उस फोर्ट विलियम कॉलेज में 4 लोग हिंदी के रखे गए थे, मुंशी कहा जाता था उनको। और गिल क्राइस्ट जो हैं उस फोर्ट विलियम कॉलेज के भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष थे। अच्छा। हाँ, उसमें 4 लोग उन्होंने मुंशी अपॉइंट किए कि हिंदी पढ़ानी है अंग्रेजों को, जो यहाँ आएंगे तो उनको हिंदी पढ़ानी थी, शासन चलाना है। तो उन्होंने लल्लू जी लाल, सदल मिल्स, इंसा अल्लाह खां और एक और हैं, इन 4 लोगों को अपॉइंट किया। उन्होंने हितोपदेश, प्रेम सागर, सुख सागर, महाभारत की कुछ कहानियां उनका हिंदी में अनुवाद किया। अच्छा। और वो टेक्स्ट बुक रखी गई। 1818 में फिर खत्म भी हो गया वो। लेकिन अब जो लोग वहां से पढ़े अंग्रेजी, भारतीय जो पढ़े अंग्रेजी, तो उनको तो ऑफिसर नहीं बनाया उन्होंने, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बाबू बनाया। बंगला में बाबू क्यों कहा उनको बाबू? बैड व्यू, मछली खाते थे, बदबू आती थी मछली की। ओह! बैड, अच्छा, बाबू शब्द का बाबू बैड व्यू उत्पत्ति। से बाबू। अच्छा। ऐसा लोग, ऐसा वो है इसके पीछे अच्छा। कि वो मछली खाते थे। हाँ, तो आती है मछली की गंध, हाँ। तो मछली की गंध आती थी, उनको कहते बैड बू, तो बैड बू का बाबू बना। अच्छा। और ये सच्चाई है सर इसमें, इस कहावत में? क्योंकि बैड बोल रहे हैं तो बू तो एकदम हाँ प्योर शब्द है हाँ हिंदी का, है ना? बिल्कुल। हाँ। तो बैड बू, अच्छा। बैड बू से कहते बाबू बनाए। तो हम्म, ये हमारे लोगों ने उस समय अंग्रेजी सीखी, तो वो अंग्रेजों के साथ नौकरी करने लगे। आज हमें उस अंग्रेजी की भी जरूरत नहीं है। अब तो लैंग्वेज भी बिल्कुल साइन लैंग्वेज हो रही है ना, कि कंप्यूटर पे काम करना है तो आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, यहाँ जाना है, यहाँ जावा, फलाना फलाना, C++, ये सब, यही सब है। तो उनको लैंग्वेज से मतलब नहीं है, उनको अपनी आजीविका से मतलब है। लैंग्वेज से मतलब किसको है? जो संस्कृति से पर काम करने वाले लोग, वही मैं कह रही हूँ, तो जो वो लोग, साहित्य से काम करने तो वाले सर लोग। वही मैं कह रही हूँ कि क्या हाँ फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने तो कोई सेवा नहीं हाँ, करनी है हिंदी उन्होंने तो की, करनी नहीं है, न संस्कृति की करनी उनको है। देश से कोई मतलब नहीं आप है। सर सोशल मीडिया में हाँ देखिए क्या शानदार हिंदी चल रही है। हाँ अभी वीरा हाँ जगन्नाथन जी यहाँ पे आए हाँ थे, तो हाँ क्या कमाल का वो टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम कर रहे हैं। हाँ पहली बार जब गूगल ट्रांसलिटरेशन आया था तो हमने कहा वाह, हम तो हाँ हिंदी में लिख हाँ पा रहे हैं हाँ कंप्यूटर पे। हाँ, वो तो सब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पे हिंदी देवनागरी लिखी जा रही है ना। हाँ, तो ये देवनागरी पीढ़ी जो काम लिख रहे हैं ना, वो उसमें ज्यादा लिख रहे हैं, रोमन में लिख रहे हैं क्या? रोमन में लिख रहे हैं फेसबुक पे मैं देखती हूँ कि ज्यादातर देवनागरी लिपि। बहुत। अच्छा। जो पुराने पढ़े लिखे हैं वो लिख रहे हैं, जो नई जनरेशन है वो रोमन ही वो लिख रही है रोमन ही लिख रही है या फिर इंग्लिश लिख रही या है। इंग्लिश लिख रही है। दूसरी चीज ये है कि हिंदी रोजगार के अवसरों से तो जुड़ गई, लेकिन वो रोजगार के अवसर है, वो सामाजिक चेतना के अवसर नहीं है, वो सांस्कृतिक चेतना के अवसर नहीं है। आप अभी देखते हो कि हमारे उत्तराखंड में आज़ाद होने, उत्तराखंड बनने के बाद खूब मेले मना रहे हैं। मेलों में क्या हो रहा है? नाच गाना। जहाँ ढोल दमाऊ बज रहे हैं वहां नाच रहे हैं। तो जहां बजे जख बजला ढोल दमाऊ तख नचला हम नाच रहे हैं बस। किस लिए नाच रहे हैं भाई? आप अपने गांव आपने छोड़ दिए, आप दिल्ली में बैठ के नाच रहे हैं अपने गांव के गीतों पर। गांव के लिए क्या कर रहे हो? गांव तो वीरान हो गए, उजाड़ हो गए, बंजर हो गए। अभी परिसीमन होगा तो सारे गांव जो है आपके सरकार, जहाँ कोई है नहीं, वो कैसीन भूमि कहलाई हो जाएगी, सरकार की उसमें हो जाएगी। और सरकार जिस मर्जी इंडस्ट्रियलिस्ट को देगी, पानी पे कब्जा, जंगल पे कब्जा, ये हो जाएगा। तब तुम कहाँ नाचोगे, किस पर नाचोगे? तो ये सांस्कृतिक सवाल है असल में, कि हमें अपनी संस्कृति और अपनी लिपि दोनों को बचाना है। तो लिपि बचेगी तो संस्कृति भी बचेगी, और लिपि नहीं बचेगी तो फिर ठीक है,
अब आज कमाया आज खाया, कल कमाया कल खाया, वो वाली स्थिति होगी। कोई अगली पीढ़ी को हम क्या देंगे? जी। सर, इस लिपि को थोड़ा-सा इसका महत्व भी हमें बता दें, इसका इतिहास, इसके बनने की, विकास की जो प्रक्रिया रही है देवनागरी की? देखो, देवनागरी के कई रूपों में बदली है। हुँ। बहुत सारे लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, ये भी देवनागरी में नहीं है। अच्छा। लोग कहते हैं कि देवनागरी लिपि बनने की तो शुरुआत जो है वो 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद आती है। अच्छा। है ना? हुँ। उसके स्वरूप में कई बदलाव हुए हैं। हुँ। आप 12वीं शताब्दी से पहले की जो आप देखेंगे किताबें, आप तो हमने संपादित करके नई देवनागरी में कर दी हैं। जो पुरानी हैं, जैसे खुमान रासो है, संदेश रासो है, तो अधम्माण है। नाम लेखक का है अधम्माण। उसका मतलब है अब्दुल रहमान। हाँ? हाँ, अच्छा। हाँ। अच्छा। तो नाम कैसे बदला? ओह! अधम्माण जो था, जिसको हम अपभ्रंश कहते हैं, वो अपभ्रंश में तो अधम्माण है। बहुत सारी ऐसे नाम हैं जो आपको जब ओरिजिनल वो टेक्स्ट पढ़ेंगे पुराने, और अगर आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, कि अब्दुल रहमान पढ़ा आपने और अधम्माण आपको नहीं पता, तो आपको ये कौन सा लेखक आ गया नया। जब जानकारी होगी तब पता लगेगा कि अब्दुल रहमान अधम्माण का स्वच्छ स्वरूप हुआ, जिसको हमने कहा कि शुद्ध रूप हुआ हुई, क्योंकि उसको कहते ही हम अपभ्रंश हैं, जो भ्रष्ट हुई है। तो अपभ्रंश फिर नाम? अच्छा। हाँ, देखो, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हम आते हैं पुरानी हिंदी, फिर हम आते हैं हिंदी। हाँ, हिंदी की भी 17 बोलियां हैं। उन 17 बोलियों में एक बोली थी खड़ी बोली। भाषा तो अवधि थी पहले, और ब्रज भाषा थी जिसको हम कहते थे। तो बोली में जब साहित्य लिखा जाता है, क्षेत्र विस्तार होता है, तो भाषा बन जाती है, और सिकुड़ने लगती है, फिर बोली बन जाती है। तो अवधि पहले भाषा थी। कितने बड़े बड़े कवि हैं अवधि के, जायसी जैसा कवि, तुलसीदास का रामचरितमानस। यहाँ तक हम कहते हैं कि अवधि भाषा का सबसे बड़ा कवि जो है वो जायसी है, तुलसी नहीं है। भाषा का अवधि के जितने तेवर, जितनी व्यंजना, जायसी के यहाँ तुलसीदास के भी नहीं है। तो भाषा के रूप में अवधि के सबसे बड़े कवि हैं जायसी। लेकिन जो ख्याति रामचरितमानस को मिली, उस हिसाब से तुलसीदास बड़े कवि हैं। इसी तरह ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का विस्तार पूरे देश में हुआ। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने के उसमें, तो जहाँ जहाँ कृष्ण का, तो वो ब्रज भाषा में ही, ब्रज की बोली में, और वो फिर बोली से भाषा बनी, और फिर सिकुड़ कर बोली हो गई। खड़ी बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी तो खड़ी बोली हो गई हिंदी। अब वो हिंदी, अब हम उसको हिंदी ही कहते हैं। तो ऐसे पहाड़ी की हमारी इसी 17 बोलियों में से 2 पहाड़ी बोलियां भी हैं, जिसको हम कुमाऊनी और गढ़वाली कहते हैं। इनकी भी 20-20 उपबोलियां हैं, कुमाऊनी की भी और गढ़वाली की भी, अल्मोड़ा की। फिर इसमें हम ये भी कहते हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज कुमाऊनी कौन सी होगी? अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा की क्यों होगी? अल्मोड़ा की क्यों होगी? अल्मोड़ा कारण है ना। हाँ, क्या ऐसे कारण? क्यों, कैसे हो जाएगी भाई? अल्मोड़ा की क्यों होगी, वेस्ट स्टैंडर्ड दूसरी क्यों नहीं होगी? हाँ। क्योंकि अल्मोड़ा राजधानी थी, और राजधानी की जो भाषा है वो मानक भाषा मानी जाती है। इसीलिए गढ़वाली की श्रीनगर की मानी जाती है, क्योंकि श्रीनगर राजधानी थी। खड़ी बोली आगरा, दिल्ली, इस एरिया में बोली। आगरा भी बाजार था, राजधानी थी, उस इलाके को मानक माना जाता है। मानक माना जाता है। अच्छा। तो मानक, क्योंकि सारा व्यापार, सारा राज आदेश सब उसमें निकलते हैं, इसलिए वो मानक हो जाता है, स्टैंडर्ड इसीलिए मानी जाती है। इसीलिए अल्मोड़ा को, अल्मोड़ा वाली बोली जो है वो मानक मानी जाती है। ऐसे गढ़वाली में, गढ़वाली को, श्रीनगर की जो गढ़वाली है उसको मानक माना जाता है। अभी एनबीटी वालों ने कुछ किताबें निकाली गढ़वाली कुमाऊनी में। अच्छा। तो वो छापी उन्होंने, तो फिर उन्होंने वहां से भेजी मेरे पास कि अब ये गढ़वाली में जो है, इन किताबों को आप देखिए, बोली ठीक है कि नहीं है। तो मैंने उसमें कुछ शब्द काटे, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। उन्होंने फिर पूछा कि क्यों होगा ये, क्यों माने होंगे हम? तो मैंने उस पर यही नोट लिखा कि देखो, जो राजधानी की जो भाषा होती है वही मानक होती है, क्योंकि शासन के आदेश उसमें जाते हैं,
व्यापार वहाँ से होता है। जो भी आएगा लोग, पहले वैसे लोग आएंगे, सांस्कृतिक लोग आएंगे तो वहीं आएंगे। इसलिए राजधानी की भाषा को मानक भाषा माना जाता है। इसलिए कुमाऊनी की अल्मोड़ा वाली और गढ़वाली की श्रीनगर वाली मानक भाषा है। तो उन्होंने फिर वो नोट रखा और उसी तरह से फिर आगे काम किया अच्छा, उसमें। अच्छा। हाँ, तो क्या ये बात है सर, ये सब बताने वाले लोग बहुत दुर्लभ हैं। आप आपकी हाँ, पीढ़ी के लोग, तो हम इतना आपका ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। 2 घंटे से आप रेडियो स्टूडियो में हैं इसी वजह से, और आप इतना वक्त दे रहे हैं हमारे श्रोताओं के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार बनी रहेंगे हेलो हल्द्वानी के साथ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आगे के फिर साथ। आएंगे तो जरूर जी बात बिल्कुल। करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो हमने इस हाँ, खतरे पर आगाह किया है कि हाँ, हम हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, आप उनके लिए एक संदेश दे सकते हैं। हाँ, कुछ न कुछ हम लोग हल्द्वानी शहर के जो हाँ, कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल हैं, एटलीस्ट तमा वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाएँ। बिल्कुल एक अभियान, बल्कि स्कूल। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक अभियान ले सकता है हाँ, लिपि बचाने को लेकर बिल्कुल। कुछ। हमें मेरा यही कहना है हुँ, कि अगर हम अपने स्कूलों में बच्चों को हिंदी देवनागरी लिपि हुँ, पर हुँ, जोर देंगे, हुँ, वो अच्छे से उसको करेंगे। हुँ, उनको एक तरह से हम उनको कविताएं लिखवाएं, निबंध लिखवाएं, हुँ, उनको कुछ पारितोषिक दें, हुँ, तो ताकि उनमें उसके प्रति आकर्षण हो। हुँ, अगर आप आकर्षण पैदा नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोग कई तरह के आकर्षण दे रहे हैं। हुँ। अंग्रेजी भाषा के कमाल आकर्षण है, आकर्षण है, कितना बिल्कुल, कितना टेम्पटेशन है उसमें। बिल्कुल। तो इसलिए लोग उधर जा रहे हैं। सारा रुतबा उसी में है। हाँ, सारा रुतबा उसी में है। हाँ, 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 जब गुस्सा आए गाली देने तब अपनी भाषा को यूज तब करते हैं। देसी भाषा। तब देसी भाषा को यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वो उन बच्चों में उनको डराना नहीं। हिंदी बोल के लोग कहते हैं अरे बहुत मुश्किल है, हमारे बच्चों को हिंदी नहीं आती। अरे हिंदी क्यों नहीं आती भाई? तुम्हारे बच्चों को अंग्रेजी आ रही है, हिंदी क्यों नहीं आ रही है? तो हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना है उसके लिए कि ये अपनी भाषा है, हमारे दुख दर्द इसी भाषा में होंगे। और एक चीज और है कि जब भी हम कोई लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन या कोर्ट में चला जाए, अब आप लिख रहे हैं अंग्रेजी में, अब वहां पे सब सवाल होने लगता तो उस अंग्रेजी के अलग तरह से वर्जन निकालने वाले तो बहुत बैठे हैं माहिर। अगर आप अपनी भाषा में लिखेंगे, अपने न्याय को ही नहीं समझ पा रहे नहीं हैं। समझ पा रहे, और अपनी भाषा में लिखेंगे तो कोई आपकी भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप वहां पे कहेंगे नहीं मेरा मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है, आप दूसरी भाषा में नहीं कह सकते, उसकी गलत व्याख्या करने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। बचेगी नहीं। यही हम कहते हैं कि आप अपनी भाषा में लिखें। कोई पुलिस थाने में लिखना है, अब पुलिस वाले तो कहते हैं अच्छा लिख के दे दो, आप फिर अंग्रेजी में लिखने लगे। मत लिखो अंग्रेजी में, आप उसको हिंदी में लिखो, ताकि आप जब आपको अपनी बात को रखना होगा तो आप बिल्कुल सफाई के साथ बड़े दमदार ढंग से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, लोगों को बता सकें। जी जी। इसलिए भाषा का होना जरूरी है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया सर इस सुंदर वार्ता के लिए। और इस बातचीत के दौरान ही ये दिमाग में आ रहा है कि हम लोग हल्द्वानी शहर में एक अभियान लेते हैं लिपि बचाने का, हाँ, और जरूर होना चाहिए। आपका उसमें हम सहयोग लेंगे पूरा, बिल्कुल। मैं इस तो पूरे अभियान में। मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को अपनी भाषा के प्रति बहुत लगाव नहीं, युद्ध स्तर पर लगाव क्या करना बात है, पड़ेगा। क्या बात है। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल, आगे खतरे होंगे। हम अपने माँ बाप से ही कट जाएंगे। नहीं केवल भाषा लिपि से कटेंगे, बिल्कुल बल्कि बिल्कुल। आप देखो कि फादर कामिल बुल्के थे, जिन्होंने राम कथा पे इतना काम किया, हिंदी का पहला शब्दकोश दिया। शब्दकोश दिया हिंदी का पहला। वो कहते थे मुझे फादर मत कहो, हाँ, मुझे चाचा को, ताऊ को, मामा को, नाना को हो। अच्छा। कहता आपके पास तो इतना रिच अंग्रेजी वालों के पास क्या है, मामा भी अंकल, ताऊ भी अंकल, चाचा भी अंकल, है कोई बाहर वाला भी अंकल। तो कहते तुम जब आप ये कहते हैं मामा, ताऊ, चाचा, नाना, तो कहते क्या होता है, एक रिश्ता बनता है, आत्मीय रिश्ता बनता है। अंकल तो कोई भी हो सकता है। तो वो इतना जोर देते थे कि आपको अपनी संबंधवाचक जो हैं शब्द, उनको अपने उसमें प्रयोग करना चाहिए। अब तो जेठ भी बड़े भाई साहब हो गए, देवर भी छोटे भाई साहब हो गए, तो भाई साहब जेठ तो वो संबंध तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर फिर से। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर थोड़ी सी भी प्रेरणा आपको मिली हो अपनी लिपि भाषा बचाने की, तो आप ज़रूर आज से ही इसको फॉलो करिएगा। और ये बातचीत आपको अगर पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। और अगर आप हल्द्वानी शहर से कहीं बाहर रहते हैं, दूर दराज कहीं पहाड़ों में हैं, देश के किसी अन्य कोने में हैं, तो अपने प्ले स्टोर पर जाके मोबाइल के आप हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ देश दुनिया में
कहीं भी आप हमारे रेडियो को सुन सकते हैं सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, क्योंकि हेलो हल्द्वानी रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है और रेडियो में इसकी पहुंच केवल हल्द्वानी शहर तक है। तो आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज की इस बातचीत में प्रोफेसर हरेंद्र सिंह असवाल जी के साथ में अपनी रेडियो द गढ़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।